हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट बॉक्स टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू टी if the constant term in the expansion of 3x square minus 1 upon 2x raised to power 5 all raised to power 7 is alpha, then greatest integer part of alpha is equal to. तो यहां पे देखो हमें greatest integer of alpha बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि r प्लस वंथ टर्म in the expansion of x plus y raised to power n. तो अगर हम t r प्लस वन यानी कि r प्लस वन टर्म लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास n c r x रेज टू पावर n माइनस r, और ये मल्टीप्लाई में है सारे, और y रेज टू पावर r, ये हो जाएगा. जहां पे जो n c r का वैल्यू है वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल. ठीक है. तो अब देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है. अगर ये जो गिवन एक्सपेंशन है इसमें जो r प्लस वन टर्म है उसको हम लिखना चाहें तो देखो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा. यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास में n का वैल्यू 7 है तो 7cr, और x की जगह क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर रेज टू पावर 7 माइनस आर, और मल्टीप्लाई में क्या है y की जगह पे माइनस का 1 अपॉन 2x रेज टू पावर 5 है, और इसकी पावर हो जाएगी r. तो अब देखो यहाँ पे 7cr को एज इट इज लिख लिया. यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 7 माइनस आर, और मल्टीप्लाई में देखो x स्क्वायर की पावर 7 माइनस आर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 यानी 14, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में r यानी कि 2r, ये हो गया. फिर इसके मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा -1/2, इसकी पावर हो जाएगी r, और इसके मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर 5 को ऊपर लेके आएंगे तो x रेज टू पावर -5 हो गया. ठीक है. अब x रेज टू पावर -5 और उसके ऊपर पावर r है तो x रेज टू पावर -5r, ये वैल्यू बन जाएगी. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू बन जाएगी यहां से, तो अब देखो हम जानते हैं जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स लिखे हुए तो पावर ऐड हो जाती है. तो ये हो जाएगा 7cr मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 7 माइनस आर, मल्टीप्लाई में -1/2 रेज टू पावर आर, और x दोनों का बेस सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे x बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 14 -2r -5r यानी कि माइनस का 7r. अब देखो हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो अगर r प्लस वन एक कांस्टेंट टर्म हुआ तो उसमें जो x है वो नहीं आएगा, यानी कि x वैनिश हो जाएगा. x वैनिश करने के लिए जरूरी है कि x की पावर 0 बन जाए. तो यहाँ पे जो x की पावर आ रही है 14 माइनस 7r, ये 0 होनी चाहिए. तो देखो फॉर कांस्टेंट टर्म क्या जरूरी है कि जो पावर है 14 माइनस 7r, ठीक है 14 माइनस 7r है, ये 0 होनी चाहिए. इसका मतलब 7r का वैल्यू 14 आ जाना चाहिए. तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 14/7 यानी कि 2. तो अगर हम r इज इक्वल टू 2 रख दें यानी कि थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट आएगा. तो t3 का वैल्यू देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 7c2 3 रेज टू पावर 7 माइनस 2 यानी कि 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई में, और -1/2 का स्क्वायर, और x का टर्म तो आएगा ही नहीं. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास. अब 7c2 को कैसे लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, और 3 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1/4, ये आ गया. अब देखो 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, अपॉन में है 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और मल्टीप्लाई में 243 है, मल्टीप्लाई में 1/4 है. तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड कर देगा इस 6 को 3 टाइम्स. तो ये क्या बन गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 21, मल्टीप्लाई में 243, अपॉन में आ जाएगा 4. तो इवेंचुअली ये वैल्यू बन गया 1275.75. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू ये आया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अल्फा क्या आएगा इससे जस्ट पहले का इंटीजर, क्योंकि ये डेसिमल की वैल्यू है तो जस्ट जो पहला इंटीजर है यानी कि यहाँ पे देखो 1275 होगा, यहाँ पे 1276 होगा, इनके बीच में ये वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे. ठीक है. 1275.75, तो जस्ट पिछला इंटीजर 1275 है,
तो ये जो वैल्यू है ये 1275 आ जाएगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।